हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान सर में। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3। तीसरा चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी। चलिए इसमें देखते हैं क्या है। स्थल मंडल अनेकों प्लेटों में विभाजित है। जो हमारा स्थल मंडल है वो है छोटी छोटी प्लेटों में विभाजित। स्थल मंडलीय जिन्हें बोलते हैं हम स्थल मंडलीय प्लेट। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग कुछ ही मिलीमीटर इधर उधर खिसकती हैं। जो प्लेट हैं पृथ्वी, जो प्लेटों में विभाजित हैं, वो कुछ मिलीमीटर खिसक जाती हैं प्रत्येक वर्ष। पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। जो पृथ्वी के अंदर मैग्मा है वो पिघली हुई लिक्विड अवस्था में है, तो उसमें गति जो होती है उसकी वजह से ये प्लेटें खिसकती हैं इधर उधर। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है ये मैग्मा। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स। जो अंदर घटित होते हैं वो अंतर्जनिक बल होते हैं। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक या एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं उनको। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति पैदा करते हैं तो कभी धीमी गति। आकस्मिक गति भी उत्पन्न कर देते हैं वो, और कभी धीमी गति। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होती है। इसके आगे है ज्वालामुखी भूपर्पटी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। पिघले हुए पदार्थ निकलते हैं किससे? ज्वालामुखी से। ये है ज्वालामुखी का, ये दे रखा चित्र इसका। इसी प्रकार स्थलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जब स्थलीय प्लेटें गति करती हैं तो पृथ्वी की सतह पर क्या होता है? कंपन होता है। यह कंपन पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। इस कंपन को भूकंप कहते हैं। जो कंपन होता है उसको हम भूकंप बोलते हैं। भूपर्पटी के नीचे वह स्थान जहां कंपन आरंभ होता है उद्गम केंद्र कहलाता है। जहां पे भूकंप पैदा होता है वहां से स्टार्टिंग होती है। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। भू सतह पर जो निकटतम स्थान है उसको बोलते हैं हम अधिकेंद्र। अधिकेंद्र के कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती हैं। तो ये जो कंपन है अधिकेंद्र से बाहर की तरफ कंपन करते हैं। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होती है। जो अधिकेंद्र के निकटतम भाग होता है उसमें सबसे ज्यादा हानि होती है। एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने के साथ भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। ये भूकंप का केंद्र है यहाँ पर, और ये है ऊपर अधिकेंद्र, ये वाला अधिकेंद्र, ये इसको बोल, ये वाला अधिकेंद्र। ये अधिकेंद्र के पास में ज़्यादा हानि होती है और इससे हम दूरी बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे इधर की साइड चलते जाते हैं या इधर की साइड चलते जाते हैं तो हानि कुछ कम होती जाती है। इसका यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। प्रभाव को थोड़ा कम कर सकते हैं। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार का अध्ययन, तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना। ये कुछ संकेत हैं भूकंप आने के।
मुख्य स्थलाकृतियाँ। अब स्थलाकृतियों के बारे में देखते हैं। अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विकटित होती रहती है। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। वायु, जल आदि अपर्दित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित कर देते हैं, उसको डाल देते हैं एक स्थान पर। अपर्दन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं हम नदियों के कार्य। नदी के जल से दृश्य भूमि का अपर्दन होता है। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात बनाती है। जब किसी कठोर घाटी में गिरती है तो जलप्रपात बनता है। देखो ये गिरता हुआ जल, यहाँ पे गिरता हुआ जल है ये, तो इसको बोलते हैं हम जलप्रपात। बहुत ऊंचाई से जल गिरता है वो जलप्रपात होता है। जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। जो मोड़दार है, इधर चित्र में दिखाई दे रहा है, ये जो मोड़दार मार्ग है ये होते हैं विसर्प। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। वहाँ से कटाव मिट्टी का और वहाँ दूसरी जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। विसर्प लूप के निकट आते जाते हैं। विसर्प जो है लूप के निकट, विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं। जो विसर्प लूप है वो नदी से अलग हो जाते हैं और एक जिससे एक चाप झील बनती है। ये चाप झील है, ये विसर्प अलग हो गया ये नदी से, तो चाप झील बनती है। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। अपने किनारों से भी बाहर अगर उफान भर जाए नदी तो बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थ का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। जो इनका जो निक्षेपण करती है नदी वो क्या होते हैं? अवसाद। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नदी के उत्थित तटों को, जो उठे हुए उत्थित तटों को तटबंध कहते हैं। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है। पहले तेज होता है लेकिन बाद में धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है। कई सारी धाराएं बन जाती हैं नदी में जिनको वितरिका कहा जाता है। ये देखो इसमें है, ये रही बहुत सारी धारा, बहुत सारे वो है, देखो कई सारे उनमें विभाजित हो गई, कई सारी ये ब्रांच बन गई इसकी। इनको क्या बोलेंगे हम? वितरिका। और नदी मुहाना ये होता है, नदी जहां समुद्र में जिस जगह पे जाके मिलती है वो नदी मुहाना होता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है वितरिका के पास कि यह अपने साथ लाए हुए मलबे का निक्षेपण करने लगती है। प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। प्रत्येक वितरिका करती है अपने मुहाने का निर्माण। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। जो अवसाद इकट्ठा हो गए वहां बन जाता है डेल्टा। समुद्र तरंग के कार्य। समुद्र तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं। समुद्र तरंगें लगातार शैलों से टकराती हैं जिससे दरार विकसित होती है। जब समुद्र की तरंगें टकराती हैं शैलों से तो दरार बनती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है। इनको समुद्री गुफा बोला जाता है। समुद्री गुफा। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, केवल छत बचती है जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। लगातार अपर्दन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें ही बचती हैं। बाद में छत भी टूट जाती है तो दीवारें ही बचती हैं। दीवार जैसी इन आकृतियों को क्या बोलते हैं? स्टैक। जो केवल दीवारें बच गई। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे
शैलीय तटों को समुद्र भृगु बोला जाता है। समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती हैं। अब है हिमनद के कार्य। हिमनद मतलब बर्फ की नदियां। हिमनद, हिमनद बोला जाता है क्या? बर्फ की नदियां। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। हिमनद अपने नीचे की ओर कठोर चट्टानों से गोलाश्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती हैं और गोलाश्मी मिट्टी एवं पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करती हैं। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं, बहुत गहरे गहरे गर्तों का निर्माण करती हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं। ये निक्षेप हिमनद हिमोड का निर्माण करते हैं। अब आता है जो पवन है, पवन के कार्य। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है, अपरदन का भी और निक्षेपण का भी। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के शैल देख सकते हैं, जिन्हें सामान्यतः छत्रक शैल कहते हैं। पवन शैल के ऊपरी भाग की अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है, इसलिए ऐसी शैल के आधार संकीर्ण एवं विस्तृत होते हैं, शीर्ष विस्तृत होते हैं इसके। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देती है। जो रेत है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है हवा के चलने पर। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनती है, छोटी सी पहाड़ी बन जाती है, इसको बोलते हैं बालू टिब्बा। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते, फैल जाते हैं, तो इसे बोलते हैं लोएस। चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, चीन में पाए जाते हैं, चाइना में। तो इसके साथ ही ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर करना। धन्यवाद।